हेलो बच्चों, मैं के वर्मा, आप देख रहे हैं के फिजिक्स यूट्यूब चैनल। आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं एनटीए अभ्यास टेस्ट पेपर 37। चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखिए क्या दिया गया है। मार्क आउट द करेक्ट स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू थर्मल रेडिएशन इमिटेड बाय अ ब्लैक बॉडी। पहला ऑप्शन, एट अ गिवन टेम्परेचर एनर्जी इज डिस्ट्रीब्यूटेड नॉन यूनिफॉर्मली अमंग डिफरेंट वेवलेंथ। देखिए करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट है, क्योंकि जो ब्लैक बॉडी से जब भी रेडिएशन होता है तो एक गिवन टेम्परेचर पर डिफरेंट वेवलेंथ की एनर्जी को क्या करता है, रेडिएट करता है। दूसरा ऑप्शन भी चेक कर लेते हैं। हाइस्ट टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इंक्रीज एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑल वेवलेंथ डिक्रीजेज। देखिए सेकंड ऑप्शन तब सही होता है जब इंक्रीजेज होता है, डिक्रीजेज नहीं होता। देखिए एज अ टेम्परेचर ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज्ड एनर्जी कंटेंट ऑफ ऑल वेवलेंथ इंक्रीजेज होता है, जबकि सेकंड ऑप्शन में क्या दिखाया गया, डिक्रीजेज का मतलब ये रॉन्ग है। तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए बेटा। टू पार्टिकल ऑफ मास m and 2m आर कनेक्टेड बाय अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l and placed at a rest over a smooth horizontal surface. The particles are then given velocities as indicated in the figure shown. The tension developed in the string will be. Okay, देखिए पहले फिगर बना देते हैं। क्या क्या दिया हुआ है, एक पार्टिकल इधर है, एक पार्टिकल इधर। इसका मास बेटा कितना है 2m और इसका मास कितना है m। यहाँ पर जो वेलोसिटी दी गई है ये v डाउनवर्ड और यहाँ पर जो वेलोसिटी दी गई है ये है अपवर्ड। बीच की जो लेंथ दी हुई है कितनी दी है, l दिया हुआ। क्लियर। अब हमको बताना है इस स्ट्रिंग में कितना टेंशन होगा। देखिए टेंशन फोर्स क्रिएट कौन करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो इसमें बाहर की तरफ लगेगा, इधर बाहर की तरफ लगेगा, उससे स्ट्रिंग के अंदर क्या होगा, टेंशन क्रिएट होगा। अब ये रिवाल्व करेगा तो कहाँ से रिवाल्व करेगा, ये सेंटर से मान लो ऐसे रोटेट कर रहा, तभी तो इसके अंदर डेवलप होगा टेंशन फोर्स। ओके, अब टेंशन फोर्स निकालने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले तो ये पता लगाना है कि जो R1 और R2 कितना कितना होंगे। ओके, अब देखो मिडिल में तो हो नहीं सकता क्योंकि इसका मास देखिए 2m दिया है, इसका मास कितना दिया है, ये आपका m दिया। तो क्लियर है कि ये डिस्टेंस जो होंगी वो अलग अलग होंगी। यहाँ पर मान लेते हैं 0 कामा कितना है 0। तो सबसे पहले हम R1 निकाल लेते हैं। क्यों R1 निकालें, क्योंकि देखिए जो नेट फोर्स होगा वो 2m की तरफ ज़्यादा होगा क्योंकि इसकी तरफ कम, तो इसीलिए हम टेंशन फोर्स जब भी हम फाइंड करने जाएंगे तो 2m के जरिए फाइंड करेंगे। ओके, तो देखिए टेंशन फोर्स निकालना बहुत आसान है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मतलब किसके लिए 2m, और ये रिलेटिव वेलोसिटी हमें फाइंड करना होगा, और अपान कितना होगा r का मतलब यहाँ पर R1 से है। ओके, अगर मैं R1 फाइंड कर लूँ, रिलेटिव वेलोसिटी फाइंड कर लूँ तो मेरा टेंशन फोर्स निकल आएगा। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले R1 फाइंड करते हैं। R1 का फॉर्मूला होता है बेटा m2 और टोटल लेंथ अपान m1 प्लस m2। ओके, तो देखिए m2 की वैल्यू बेटा कितना दिया हुआ है, m2 मतलब ये अगर आप m1 मानेंगे तो इसे आप क्या मानेंगे m2। तो देखिए ml अपान 2m प्लस m इक्वल टू ml अपान 3m। तो m से m कैंसिल हो जाएगा, l/3। ओके, R1 आ गया। अब एक काम कर लेते हैं, VCM भी फाइंड कर लेते हैं। तो VCM देखिए क्या होगा, बहुत आसान है, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर अपान m1 प्लस m2। ओके, हमने वेक्टर क्यों किया, क्योंकि वेलोसिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है। तो देखिए इसको अगर हम पॉजिटिव लेंगे तो इसे क्या मानेंगे, नेगेटिव। देखिए 2m इंटू वी माइनस m इंटू वी अपान 2m प्लस m। ओके, देखिए ये बनेगा mv अपान 3m के। ओके, तो ये आ गया v/3। अब हम रिलेटिव निकाल सकते हैं। v रिलेटिव क्या होगा, v में से v/3 को क्या करेंगे, माइनस को किसके रिस्पेक्ट में फाइंड करना है, तो 2v कितना आ गया 3। अब देखिए आंसर हो गया। अब हम यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। चलो देखिए t इक्वल टू बेटा कितना 2m इंटू रिलेटिव कितना आया है 2v/3 का होल ऑफ स्क्वायर अपान R1 की वैल्यू कितनी आई l/3। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो 2m इंटू 4v स्क्वायर अपान ये 9 हो जाएगा इंटू l, ये आपका 3 ऊपर 3 से 9 कटेगा। देखिए कितना आपका आ गया, ये हो गया 8mv स्क्वायर अपान 3l। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया mv स्क्वायर अपान 2l, तो 8mv स्क्वायर अपान 3l एक ही ऑप्शन में। कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग ऑफ मास m एंड रेडियस r इज प्लेस्ड फ्रीली
On a horizontal smooth surface as shown in the figure, a particle of mass m is connected to a circumference of a ring with a massless string. The particle is imparted velocity v0 perpendicular to the length of string as shown. If t is tension in the string just after the particle imparted velocity then. ओके चलिए फिगर देख लेते हैं क्या दिया गया है फिगर में। देखिए तो फिगर में बताया गया है और फाइंड करना है एक्सेलरेशन ऑफ पॉइंट P एट दिस इंस्टेंट। ओके देखिए फिगर बनाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या है, ये एक रिंग है जिसका मास बेटा कितना दिया है m, इसके सरकमफेरेंस पे एक पार्टिकल रखा जिसका भी मास m है। ओके और यहाँ से एक स्ट्रिंग है जो मासलेस है और ये ऐसे वेलोसिटी आपको दी गई है। ये इसकी जो डिस्टेंस दी है, लेंथ कहिए, वो 3r के है। ओके ये पार्टिकल P है, ये रेडियस कितनी है r है। ओके हमको निकालना है इसका एक्सेलरेशन। ओके तो जब एक्सेलरेशन P पॉइंट का निकालोगे बेटा तो देखिए इधर की तरफ आएगा, ये 80 आपको फाइंड करना। तो सबसे पहले 80 होता क्या है, तो r इंटू बेटा क्या होता है, अल्फ़ा होगा। इसका मतलब अगर हमें अल्फ़ा फाइंड कर लें तो मेरा काम बन जाएगा। तो अल्फ़ा कैसे निकालेंगे, तो चले देखिए टॉर्क का कॉन्सेप्ट, क्योंकि ये जब मूव करेगा तो इस तरीके से ये मूव करेगा ऐसे सर्कुलर पाथ पे। तो देखिए टॉर्क का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, I इंटू क्या होगा, अल्फ़ा होगा। अब देखिए सेंटर के लिए अगर हम बात करते तो mr² होता रिंग के लिए, लेकिन हमें साइड पे जाना है तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम जब लगाएंगे तो फॉर्मूला बन जाएगा mr²/2 इंटू अल्फ़ा। ओके अब देखिए टॉर्क कौन क्रिएट करेगा, टेंशन फोर्स क्रिएट करेगा। स्ट्रिंग में कितना टेंशन है, वो T है। तो आपको मालूम है T इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेना होता है, ये आपका क्या है R। अब अल्फ़ा की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। देखिए अल्फ़ा की वैल्यू बेटा क्या मिलेगी, 80/r के वैल्यू चलो रख देते हैं। तो ये R से R कैंसिल होगा, T = m इंटू r/2 इंटू 80/r, कैपिटल है इसलिए कैपिटल R चलो लिख लेते हैं। तो ये कैपिटल R कैंसिल हो गया। 80 हमसे पूछा गया बेटा 2T/m के। चलो देखो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन चेक कर लेते हैं। तो देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या गया 40/3m, जबकि हमारे में 2T/m। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही हो रहा है, C इज़ द करेक्ट आंसर। ओके करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ पार्टिकल ऑफ मास m डिस्क्राइब अ सर्किल ऑफ रेडियस r, द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इज 4/r², द मोमेंटम ऑफ अ पार्टिकल इज। ओके देखिए क्या कहा गया है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बेटा दे रखा है, AC = कितना दिया 4/r²। ठीक है अब हमको फाइंड क्या करना है, मोमेंटम फाइंड करना। ज़रा देखते हैं मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है, mv। इसका मतलब है अगर हमें वेलोसिटी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। तो देखिए AC का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, v² बेटा क्या होता है r, तो 4/r²। r से r क्या हो जाएगा कैंसिल, तो बनेगा v² = 4/r के। तो v = बेटा क्या 2/√r के। ओके जब रूट करेंगे तो 4 का रूट तो 2 हो जाएगा और r को हम रूट के फॉर्म में लिख लेंगे। अब देखिए आसानी से आंसर बन चुका 2/√r के, तो बनेगा 2m/√r के। चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं। 2m/√r कौन सा ऑप्शन है बेटा, D इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, द नॉर्थ पोल ऑफ अ वेरी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ब्रॉड नियर द मेनिस्कस ऑफ अ लिक्विड contained in a narrow U-tube. The liquid is seen to rise toward the north pole. This indicate that the liquid is okay। देखिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो U-ट्यूब है हमारे पास। देखिए इसके एक साइड को एक स्ट्रॉन्ग नॉर्थ पोल के साइड में रख दिया जाता है। ठीक है इसके अंदर लिक्विड है, तो वो लिक्विड इस तरीके से मूव करता है कि ऐसे मूव कर रहा है, कह रहे हैं फील्ड की तरफ जा रहा है। इसका मतलब इधर स्ट्रॉन्ग फील्ड है, इधर क्या है वीक फील्ड है। तो ये जो ये लिक्विड है, जो भी सब्सटेंस है, ये मूव कर रहा है वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग फील्ड। ओके ऐसा काम कौन करता है, वो है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। ओके अगर ये डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता तो वो हमेशा मूव करता स्ट्रॉन्ग से वीक की ओर, जबकि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं वो हमेशा मूव करते हैं वीक फील्ड टू स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, B इज़ द करेक्ट आंसर। ओके अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इन द सर्किट शोन इफ द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल इज R, then the rate at which the chemical energy of E1 is being consumed is। ओके देखिए सर्किट बना लेते हैं पहले।
ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, फिर एक बैटरी लगी हुई है, फिर एक दूसरा रेजिस्टेंस लगा हुआ है, दूसरी बैटरी लगी हुई है बेटा, ये देखिए ऐसे, ठीक है। इसका जो रेजिस्टेंस दे रखा है वो 2R दिया, इसका R दिया है, और ये जो बैटरी दी हुई है बेटा, ये आपका जो E1 बैटरी है ये 2E, और इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R दिया है, और जो E2 है उसकी जो EMF है वो E और रेजिस्टेंस R दिया है। फाइंड करना है कि इसमें कितना पावर कंज्यूम होगा। तो देखिए पावर कंज्यूम का फॉर्मूला बहुत आसान, V × I के, मतलब इसका पोटेंशियल ले लेंगे। तो देखिए पोटेंशियल बेटा कितना है, 2E है और इंटू I। ओके, अब क्या करना है, I निकालना है। तो I कैसे निकालेंगे, देखिए पूरा नेट EMF निकाल लिया जाए। तो 2E - E अपॉन टोटल रेजिस्टेंस 2R प्लस R, देखिए R, ये फिर अगला प्लस R और प्लस 2R। इसको सॉल्व करेंगे तो आएगा E अपॉन 2, 3, 4, 2, 6। ओके, टोटल है सारा 2, 3, 4, 5। ओके, ये आपका R दिया है बेटा, ठीक है। तो ये हो गया 5R के। तो चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो P = 2E × E अपॉन 5R, तो ये हो जाएगा 2E² अपॉन 5R के। तो देखिए कौन सा ऑप्शन होगा, चेक कर लेते हैं। C इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इन द एडजेसेंट सर्किट डायग्राम ईच रेजिस्टेंस इज ऑफ 16 ओम, द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A एंड B। ओके, देखिए फिगर में 2 पॉइंट हमको दे रखे हैं A, और एक दूसरा पॉइंट हमको दे रखा है B, ठीक है। पहले देखिए A और B के बीच में नीचे की तरफ देखिए सारे के सारे पैरेलल में लगे हैं, कितने लगे हुए हैं उनको देख लेते हैं। ये टोटल आपके लगे हुए हैं 4 लगे हैं, जिसका मतलब है ये R/4 हो जाएगा। और एक की वैल्यू कितनी 16 दी है, 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 ओम बन जाएगा। क्लियर। अब चलते ऊपर वाले साइड में देख लेते हैं। पहले 4 एक साथ लगे हुए हैं, वो भी पैरेलल में लगे हैं, तो बिल्कुल सेम स्टोरी, R/4 होगा, और ये 16/4 = कितना हो गया 4 ओम। नेक्स्ट देखिए क्या है, 2-2 के 4 पेयर बने हुए हैं। तो 2-2 पेयर के अगर 4 बने हुए हैं तो एक चीज़ क्लियर हो गई है। क्या हम इसको कैसे देख सकते हैं, 2R के 4 हैं तो अपान कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका हो जाएगा R/2, और ये 16/2 = कितना बेटा 8 ओम। ओके, अब देखिए इसको नए डायग्राम में शो कर देते हैं। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए आपका 4 दिया, ये आपका 8 दिया, ये 4 दिया। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको मालूम है इसका रिजल्ट बेटा कितना हो जाएगा 12, और ये 12 और ये 4 आपका किस में है, पैरेलल में। तो अब रिजल्ट आपका आ जाएगा 1/12 + 1/4। ओके, 12 ले लेंगे एलसीएम, तो देखिए 1 + 3 = 4/12, तो ये आपका आ जाएगा RAB = कितना 3 ओम के। चलिए चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। ऑप्शन देख लेते हैं। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट में 1, सेकंड में 2 और थर्ड में 3। अपना कितना है 3, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 बेटा देखिए, अ स्टेप अप ट्रांसफार्मर इज यूज्ड ऑन 120 वोल्ट लाइन टू प्रोवाइड अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2400 वोल्ट। इफ़ द नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी इज 75, देन द नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। प्राइमरी कॉइल में जो पोटेंशियल आपको दे रखा है वो 120 वोल्ट है, सेकेंडरी कॉइल में जो पोटेंशियल दिया है वो 2400 वोल्ट है। क्लियर। देखो स्टेप अप ट्रांसफार्मर है तो पोटेंशियल ज़्यादा भी होना चाहिए। अब देखिए नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में बेटा कितने दिए गए हैं 75, और सेकेंडरी में आपसे पूछा गया। तो देखिए आप फॉर्मूला जानते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, बहुत आसान, NS/NP = बेटा क्या VS/VP। ओके, चलिए NS हमें फाइंड करना है, NP हमें कितना दिया 75 = VS देखिए बेटा 2400/112 ओके, 0 0 कैंसिल, ये आपका हो जाएगा 20। NS × 75 को अगर इंटू करेंगे 20 से तो ये आपका हो जाएगा 1500। ओके, कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, देखिए सी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। ओके, क्योंकि फर्स्ट में 25 दिया, सेकंड में 150 और थर्ड में आपका है 1500, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 9।
क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू 500 वोल्ट इंटर अ ट्रांसफर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नीट्यूड 100 मिली टेस्ला, द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ डिस्क्राइब बाय द इलेक्ट्रॉन इज नियरली। ओके, देखिए क्या क्या गिवन है। पोटेंशियल बेटा हमें कितना दे रखा है 500, मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया गया है 100 मिली टेस्ला। इसको आप लिख सकते हैं 100 इंटू 10⁻³ या 0.1 टेस्ला के। ओके, रेडियस फाइंड करना है। तो चलिए देखिए, रेडियस का फॉर्मूला बेटा क्या होता है mv/qb। अब इलेक्ट्रॉन के लिए अगर आप जाते हैं तो ये EB हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है E होता है। ओके, अब हमें वेलोसिटी निकालना होगा। तो पहली क्वेश्चन बन गई, वेलोसिटी कहाँ से निकालेंगे, काइनेटिक एनर्जी से। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको मालूम है EV0 मतलब पोटेंशियल से है, और ये आपका हो गया 12 mv² = EV0। तो v² बेटा कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 2v0 2eV0/m। अब अगर इसको स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर क्या लग जाएगा रूट। ओके, चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो जब वैल्यू रखोगे यहाँ पर तो m/e × v, और ये आपका हो जाएगा 2eV0/m। चलो इसको और सॉल्व कर लेते हैं, रूट पूरे पे कर देते हैं, ये अंदर चला जाएगा तो 2eV0 m²/, यह भी अंदर जाएगा e² b² × m। m से m कैंसिल हो जाएगा, एक e से एक e कैंसिल हो जाएगा। देखिए क्या मिलेगा आपको, तो मिलेगा 2v0 m/, नीचे आपका बचेगा e एंड b²। ओके, चलिए वैल्यू रख देते हैं। तो देखिए वैल्यू क्या आएगी, 2 इंटू पोटेंशियल बेटा कितना दिया है 500 इंटू मास, आपको मालूम है इलेक्ट्रॉन का 9.1 इंटू 10⁻31, और अपान आपके पास 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू, और v की वैल्यू आपको दी है 0.1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखते हैं कितना सॉल्व करने के बाद आएगा 7.54 इंटू 10⁻⁴ मीटर के। ओके, तो इसे सॉल्व करिएगा, रूट करिएगा, आंसर यही आपको मिलेगा। ये कौन सा ऑप्शन है, डी ऑप्शन होगा, डी ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10, द सेपरेशन बिटवीन द प्लेट ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कनेक्टेड टू अ बैटरी जीरो रेजिस्टेंस ऑफ अ कांस्टेंट EMF इज इंक्रीज विद कांस्टेंट वेरी स्लो स्पीड बाय एक्सटर्नल फोर्स ड्यूरिंग द प्रोसेस। W is the work done by external force, delta U is the change in potential energy of the capacitor, WB is the work done by the battery, and H is the heat loss in the circuit. Then, okay, कुछ रिलेशन दिए गए हैं और आपको बताना है कौन सा इसमें सही होगा। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम हम यूज़ करेंगे। वर्क एनर्जी थ्योरम में ये बताया जाता है कि टोटल वर्क डन जो होता है वो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी के बराबर। ओके, इसको देखिए, टोटल वर्क डन इक्वल टू चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी। ओके, तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हमको कितना दे रखा है डेल्टा यू। ओके, लिख लिया। अब वर्क डन देखिए क्या क्या है, एक तो एक्सटर्नल फोर्स का वर्क डन बेटा कितना है W, बैटरी के द्वारा कितना गया है WB प्लस। अब हमें ये समझना है कि हीट यहाँ होगी या नहीं होगी, यहाँ हीट डेवलप्ड होगी या नहीं होगी। तो देखो प्लेटों को स्लोली मूव किया जा रहा है, जब स्लोली मूव किया जाएगा तो वहाँ हीट लॉस नहीं होगी, इसका मतलब हीट डेवलप नहीं होगी। तो हीट यहाँ पर हम ऐड नहीं करेंगे, मतलब लॉस नहीं करेंगे, तो हीट लॉस होगी नहीं। तो हमारा जो फॉर्मूला बन के आएगा वो ये आएगा कि W + WB = डेल्टा यू के। तो कौन सा ऑप्शन आपको मिल रहा है, A इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, charge plus q and minus q are placed at point A and B respectively, which are at a distance 2l apart. If C is the midpoint between A and B, then work done in moving capital Q charge from C to D through the semicircular path CRD and from C to infinite R respectively. चलिए पहले फिगर बनाते हैं और फिर आपको पूरी बात समझाते हैं। तो एक रास्ता ये है सेमी, और ऐसे हमको दे रखा है, ये B पॉइंट है बेटा, ये आपके पास मिड पॉइंट C है, और ये आपका पॉइंट कौन सा A। यहाँ पे जो चार्ज है वो प्लस Q है, यहाँ पर चार्ज माइनस Q। ये टोटल लेंथ आपको L दे रखी है 2L। ओके, ये पॉइंट आपका कौन सा D, और ये पॉइंट आपका कौन सा है R। अब देखिए मिड पॉइंट है तो क्लियर है कि ये आपकी डिस्टेंस कितनी होगी L होगी,
ये कितनी होगी, L होगी, तो ये भी डिस्टेंस आपकी जो होगी वो L ही होगी। ओके, अब हम अगर हमें वर्क डन निकालना है, दो वर्क डन हमको पूछा गया है, एक तो हमसे कह रहे हैं CRD से होके क्या क्वेश्चन होगा, और एक कह रहे हैं C इनफाइनाइट क्या होगा। तो इनफाइनाइट का रिजल्ट बहुत आसान है, 0, क्योंकि जब इनफाइनाइट मतलब डिस्टेंस इनफाइनाइट होगी, उससे डिवाइड करोगे जब वैल्यू तो 0 हो जाएगी, मतलब इनफाइनाइट पे वर्क डन हमेशा क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। चलिए ये निकालते हैं। CRD मतलब इस रास्ते से होके वो जाना चाहते हैं, तो देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक के केस में वर्क डन कभी पाथ पे डिपेंड नहीं करता है, वो सीधे पॉइंट पे डिपेंड करेगा। तो हमें काम क्या करना है, C और D पॉइंट का अगर पोटेंशियल निकाल लें तो मेरा काम बनेगा, क्योंकि वर्क डन का फॉर्मूला बहुत आसान, C से D मतलब Q इंटू डेल्टा V। ये Q इंटू डेल्टा V का मतलब क्या है, VD माइनस VC। ओके, D मतलब फाइनल, C मतलब इनिशियल। ओके, तो सबसे पहला काम यही कर लेते हैं, VC पहले फाइंड कर लेते हैं। देखिए VC की वैल्यू, इस जगह पे नेट पोटेंशियल निकालना, एक इसका पोटेंशियल एक इसका पोटेंशियल, डिस्टेंस देखिए सेम है, चार्ज सेम है, एक प्लस एक माइनस, तो रिजल्ट क्या आएगा बेटा, 0। ओके, VD निकाल लेते हैं, D पॉइंट पर हम नेट पोटेंशियल निकालेंगे, तो पहले इसकी वजह से निकालेंगे। देखिए 1/4πε0 दोनों में कॉमन होगा, ये आपका चार्ज Q है, यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस देखिए कितना हो, L कितना हो जाएगा बेटा, 3L माइनस, अब इतना लेंगे तो ये आपका Q अपान क्या होगा, L माइनस Q लेगा, क्योंकि चार्ज नेगेटिव है। ठीक है, इसे चलो सॉल्व कर लेते हैं। LCM 3L, ये आपका हो जाएगा 2Q। ओके, चलिए वैल्यू रख देते हैं। देखिए Q इंटू ये कितना है, VD माइनस 0। चलिए सीधे सीधे वैल्यू रखते हैं, Q इंटू, और ये चार्ज किस में आएगा, नेगेटिव में, तो -2Q अपान, ये आपका कितना हो गया, 4πε0 इंटू 3L। इससे इसको काट देंगे, देखिए क्या रिजल्ट आएगा CD का, वो आएगा -QQ अपान 3 2 6 πε0 इंटू L के। अब चलिए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो देखिए 0 तो 3 में दिया, तीनों में 0 दे रखा है। ओके, पहले ऑप्शन को तो काट दिया जाए, फिर आता है ऑप्शन निगेटिव, क्योंकि देखो B एंड D सेम है, तो कौन सा ऑप्शन होगा, D इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। ठीक है, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, a particle is projected from the midpoint of the line joining two fixed particle each of mass m. Okay, if the separation between the fixed particle is L, the minimum velocity of the projection of the particle so as escape is equal to। Okay, देखिए दो पार्टिकल फिक्स दे रखे हुए हैं, एक पार्टिकल ये जिसका मास m दिया है, दूसरा पार्टिकल जिसका मास m दिया है, बीच की डिस्टेंस बेटा क्या दी हुई है, L दी हुई है। क्लियर? ओके, स्मॉल l। मिड पॉइंट से एक चार्ज को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, मिड पॉइंट से एक मास को प्रोजेक्ट किया जा रहा है जिसको V0 से, और इसका मास नहीं दिया, हम मान लेते हैं m0। तो हमसे सवाल ये पूछा गया है कितना होगा। अब देखिए किसी बॉडी को अगर स्केप करानी है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी को हम 0 कर दें, तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे 0 करेंगे, उसको काइनेटिक एनर्जी देके, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी अगर बराबर हो गया तो नेट रिजल्ट हमें क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें निकालना है तो काइनेटिक एनर्जी को हमें बराबर करना होगा पोटेंशियल एनर्जी के। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, m0 V0 का होल ऑफ स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालेंगे, सिस्टम की देखिए, एक सिस्टम ये है, एक सिस्टम ये है, तो पोटेंशियल एनर्जी 1 और पोटेंशियल एनर्जी 2। ओके, चलिए पहले निकालते हैं। देखिए बेटा G ये ले लेंगे तो क्या होगा, m0 अपान बीच की डिस्टेंस कितनी, L/2, और ये भी L/2 प्लस ये m0 अपान L/2। ओके, सॉल्व करेंगे तो देखो बेटा क्या बनेगा, 2gm0 अपान L/2। अब देखिए जब इसे सॉल्व 2 ऊपर चला जाएगा तो क्या बनेगा, 4gm0 अपान L के, और इधर लिख लेते हैं m0 V0 अपान 2 के। m0 कैंसिल हो जाएगा, देखिए आंसर बन जाएगा V0 स्क्वायर इक्वल टू 8gm अपान L के। जब इसे सॉल्व करोगे तो अंडर रूट में चला जाएगा, 8gm अपान L, इसको हम लिख सकते हैं 2gm अपान L के। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में कहा गया √gm अपान L, जबकि हमारा है 2√2gm अपान L, तो ऑप्शन बहुत साफ साफ दिख रहा है, D इज़ द करेक्ट आंसर। ओके,
क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द टाइम पीरियड ऑफ अ सैटेलाइट ऑफ अर्थ इज़ 5 आवर इफ़ द सेपरेशन बिटवीन द अर्थ एंड सैटेलाइट इज़ इंक्रीज टू 4 टाइम द प्रीवियस वैल्यू द न्यू टाइम पीरियड विल बिकम्स। ओके, देखिए यहाँ पर पहला जो टाइम पीरियड आपको बेटा दे रखा है वो 5 आवर दिया है और रेडियस मान लेते हैं पहले r थी। अब उन्होंने रेडियस को क्या किया है 4 टाइम्स इंक्रीज़ किया, तो कह रहे हैं टाइम बोलो कितना होगा। तो क्या करेंगे, कैलकुलस ला यूज़ करेंगे। देखिए कैलकुलस क्या, थर्ड ला आप जानते हैं r के पावर 3, तो देखिए क्या बनेगा T1 अपान T2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू R1 अपान R2 का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, चलिए वैल्यू रखते हैं। T1 की वैल्यू बेटा कितनी 5/T2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू वैल्यू रखा जाए तो ये होगा R अपान 4R का होल ऑफ क्यूब। ओके, तो देखिए R से R कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कितना 5/T2 का होल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू, देखिए ये कितना हो जाएगा 4 चौक 16 चौक 64 मतलब 64। जब ये स्क्वायर हटेगा रूट आ जाएगा 5/T2 इक्वल टू 1/8 के और T2 इक्वल टू इंटू करेंगे तो कितना होगा 40 आवर। ओके, तो कौन सा ऑप्शन है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14 में। देखिए क्वेश्चन नंबर 14, फॉलोइंग ग्राफ शो द वेरिएशन इन द इंटेंसिटी ऑफ हीट रेडिएशन बाय द ब्लैक बॉडी एंड फ्रिक्वेंसी एट अ फिक्स टेम्परेचर, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन। देखिए ब्लैक बॉडी के केस में बहुत सिंपल सा रीज़न है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से क्या होगा, एनर्जी इंक्रीज़ होगी। अगर एनर्जी इंक्रीज़ होगी तो उसकी फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका मतलब ग्राफ हमेशा उधर की ओर शिफ्ट होगा जिधर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम हो जाएगी। ठीक है, तो क्लियर है। तो ऑप्शन ए तो नहीं होगा क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से फ्रिक्वेंसी जिधर कम है उधर ही शिफ्ट हो रहा है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट ऑप्शन होगा क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से ग्राफ उस साइड में शिफ्ट हो जा रहा है जिधर फ्रिक्वेंसी मैक्सिमम होगी। तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डी टी रिप्रेजेंट। देखिए एक रिलेशन हमको दे रखा है एनर्जी का कि डेल्टा क्यू इक्वल टू एन सी डी टी, कह रहे हैं क्या रिप्रेजेंट करेगा। पहले ऑप्शन में कहा गया चेंज इन अमाउंट ऑफ हीट कॉन्टेंट इन अ बॉडी एज अ रिजल्ट ऑफ टेम्परेचर चेंज, और सेकेंड ऑप्शन में कह रहे हैं अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी विच ट्रांजिट फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी ड्यू टू द टेम्परेचर डिफरेंस। सही जवाब है सेकेंड ऑप्शन। क्यों? क्योंकि हीट का जो ट्रांसफ़र होगा वो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से होता है और हमेशा किधर से होगा, हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर। ओके, तो इसलिए इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, वो है बी ऑप्शन। ओके, तो बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए बेटा क्या दिया गया है, एन आइडियल गैस ए एंड रियल गैस बी हैव देयर वॉल्यूम इंक्रीजेस फ्रॉम V2 to V अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, द इंक्रीजेज इन इंटरनल एनर्जी। देखिए दो गैसें हमारे पास, एक ए और एक बी। ए जो है आइडियल गैस है और जो बी है यहाँ पर वो रियल गैस है। उन दोनों के वॉल्यूम को V से 2V तक अंडर द कंडीशन ऑफ आइसोथर्मल प्रोसेस में किया जा रहा है। इसका मतलब आइसोथर्मल प्रोसेस में जो इंटरनल एनर्जी होती है बेटा वो क्या रहती है, कांस्टेंट। तो उसका जो चेंज आएगा वो क्या होगा, जीरो होगा। तो चाहे वो रियल गैस हो चाहे वो आइडियल गैस हो, दोनों केस में चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या मिलेगी, जीरो। इसलिए ऑप्शन करेक्ट कौन सा होगा, डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, विल बी जीरो इन बोथ केसेस। ओके, क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, द फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरिंग वायर इज़ इंडिपेंडेंट। कहा गया कि टू पैरेलल वायर हैं, देखिए बेटा, और इसमें करंट, एक में करंट I1 और एक में करंट I2 और बीच की डिस्टेंस क्या दी गई है, D। तो आपसे पूछा गया कि इसमें के बीच में जो फोर्स होता है वो किस बात पर डिपेंड नहीं करेगा। तो पहले फॉर्मूला देख लेते हैं, F/L इक्वल टू फॉर्मूला होता है μ0/2π इंटू I1 I2/D। मतलब साफ है कि जो फोर्स है वो लेंथ पर भी डिपेंड करेगा, करंट पर डिपेंड करेगा और डिस्टेंस बिटवीन द कंडक्टर्स। ओके, देखिए क्वेश्चन में क्या है, ऑप्शन दिए गए हैं, देयर डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन, हाँ करता है, द लेंथ ऑफ द वायर उस पर भी करेगा और मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट उस पर भी करेगा। किस पर नहीं करेगा, वो है द रेडियाई ऑफ द वायर। इसका मतलब है इस क्वेश्चन में जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, डी। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, a current I flow in a circular arc of wire which subtend an angle 3π/2 radians at its center whose radius is r,
द मैग्नीट्यूड ऑफ इंडक्शन बी एट द सेंटर इज। ओके, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द आर्क, देखिए फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट अपान 4 पाई आई अपान आर इंटू फाई। फाई मतलब एंगल, हमें रेडियन में लेना होगा, तो देखिए क्या क्या हमें गिवन है, तो म्यू नॉट अपान 4 पाई, करंट आई, रेडियस हमको कैपिटल आर दिया है, ठीक है, और जो वो एंगल दिया बेटा 3 पाई बाई 2। ओके, चलिए सॉल्व कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, तो म्यू नॉट आई ये 3 और ये आपका हो गया 8 आर के। अब देखिए ऑप्शन मिला लेते हैं, कौन सा सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन में 2 आई नॉट अपान आर, सेकेंड ऑप्शन में 2 म्यू नॉट आई अपान 2 आर, और थर्ड ऑप्शन में 2 म्यू नॉट आई अपान आर, और फोर्थ ऑप्शन में दिया है 3 म्यू नॉट आई अपान 8 आर। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 19। देखिए, एट टाइम t the position of a body moving along x axis is x equal to t की पावर 3 minus 6 t की पावर 2 plus 90 मीटर। the deceleration of a body at 1 second। ओके, देखिए डिस्प्लेसमेंट बेटा हमको दे रखा है, कितना दे रखा है, देखिए t की पावर 3 माइनस 6 t की पावर 2 और प्लस 90 मीटर। ओके, अगर मुझे एक्सेलरेशन फाइंड करना है तो सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन टाइम के साथ करेंगे तो वेलोसिटी मिलेगा, और एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे तो एक्सेलरेशन। इसका मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन कर देते हैं फटाफट, डी एक्स अपान डी टी। ठीक है, डिफ्रेंसिएशन में करते क्या हैं, पावर इंटू करते हैं और एक पावर माइनस करते हैं। देखिए इंटू करिए तो 3t माइनस करेंगे एक पावर तो 2 बनेगा, माइनस इसका इससे इंटू करेंगे तो 12 हो जाएगा, एक पावर कम करिए t बन जाएगा, और प्लस 9 और t का डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो 1 आ जाएगा। ओके, ये v बराबर आ गया 3t स्क्वायर माइनस 12t प्लस 9। एक बार और कर देते हैं तो dv अपान dt इक्वल टू, देखिए फिर से पावर इंटू करिए 6t बनेगा माइनस 12 प्लस 0 कि कांस्टेंट नंबर का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। तो ये आपको मिल गया a इक्वल टू 6t माइनस 12। टाइम आपको क्वेश्चन में दे रखा कितना बेटा, 1 सेकेंड, वैल्यू रख दीजिए 6 इंटू 1 माइनस 12, तो ये बनेगा 6 माइनस 12 इक्वल टू माइनस 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। निगेटिव साइन यहाँ ये शो करता है कि ये डी एक्सेलरेशन है, तो इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि द डी एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी एट 1 सेकेंड इज, तो साफ साफ ऑप्शन दिख रहा है, कौन सा ऑप्शन होगा, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए, 2 ब्लॉक ऑफ मास 1 kg and 2 kg आर हैंग्ड फ्रॉम अ लाइट पुली एंड रेस्टिंग ऑन अ हॉरिजॉन्टल सरफेस। A time varying a force F equal to 40 Newton is acting on pulley in the direction so. Time after which block will break off the surface will be। ओके, तो हमको टाइम निकालना है जिस पे ब्लॉक क्या हो जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे। तो देखिए सबसे पहले तो डायग्राम बना लिया जाए। ये एक पुली सिस्टम दिया गया है, इस पे जो फोर्स लग रहा है वो टाइम पर वायरी करता है, मतलब टाइम के साथ चेंज होता है। F इक्वल टू कितना बेटा दिया गया है, F इक्वल टू 4t न्यूटन की। ओके, यहाँ से 2 स्ट्रिंग हैं और यहाँ पर ब्लॉक को हैंग किया गया है और इनको सरफेस पे रख दिया गया है। ओके, एक जो पहला ब्लॉक है और एक दूसरा, पहले का जो वैल्यू दी हुई है, पहले की जो वैल्यू दी हुई है 1 kg और दूसरे का कितना है 2 kg। अब देखिए इस फोर्स को हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। अगर ये फोर्स यहाँ पर देखा जाए तो F/2 होगा, ये फोर्स यहाँ देखा जाए तो F/2 मिलेंगे, तभी तो F यहाँ क्लियर होगा। ओके, अब आपको निकालना क्या है वो टाइम बताइए जब ये ब्रेक हो जाएगा। तो इसका मतलब चाहे यहाँ पर सॉल्व करिए चाहे यहाँ, दोनों का आंसर सेम। तो 1 पे हम FBD बनाते हैं। देखिए FBD देखा जाए ये आपका है 1 kg। ओके, देखिए फोर्स कैसे लग रहा है, कितना फोर्स लग रहा है बेटा, F/2, और नॉर्मल फोर्स कहाँ लगेगा, ऊपर की ओर, और इसका जो वेट होगा वो क्या होगा, mg, जिसको हम लिख सकते हैं 1 × 10 इक्वल टू 10 न्यूटन। क्लियर। अब देखिए यहाँ पर जब नेट फोर्स निकालेंगे तो n प्लस F/2 इक्वल टू किसके, 10 के। अब अगर इसको लीव करना है, इसको छोड़ देना है सरफेस को, तो नॉर्मल फोर्स क्या हो जाना चाहिए, 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि F/2 इक्वल टू 10, तो F इक्वल टू बेटा कितना होगा 20। अब F की वैल्यू हमें दे रखी क्वेश्चन में कितना 40, तो 40 इक्वल टू 20, t इक्वल टू कितना आएगा 5 सेकेंड। तो 5 सेकेंड के बाद ब्लॉक ये जो होगा सरफेस को छोड़ देगा, मतलब नॉर्मल फोर्स उस केस में क्या होगा 0। तो टाइम कितना लगेगा ऐसा करने में, 5 सेकेंड लगेंगे।
तो चलिए ऑप्शन चेक करते हैं। देखिए पहला ऑप्शन क्या है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, 15 और 20। अपना आंसर कितना दिया 5 सेकेंड, इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 21 देखिए। इन ऑर्डर टू राइज द मास ऑफ 100 kg, अ मैन ऑफ मास 60 kg fasten a rope to it and passes the rope over a smooth pulley. He climbed the rope with an acceleration 5g/4 relative to the rope. Okay, the tension in the rope near to. Okay, देखिए क्या कहा गया पहले केस में कि मैन को ऊपर लेकर जा रहा है, ठीक है। तो जब मैन ऊपर जाएगा तो देखिए टेंशन माइनस कितना kg का मैन है 100 इंटू जी और इक्वल टू 100 इंटू ए। पहली इक्वेशन कंप्लीट। देखिए टेंशन कहाँ है, ऊपर की तरफ, वेट किधर होगा नीचे, बॉडी अगर ऊपर जा रही है अपवर्ड जा रही है तो पक्का है हमारे पास से जो mg होगा वो डाउनवर्ड होगा और किस में होगा, नेगेटिव में। अब उन्होंने क्या कहा कि मास जो है चेंज हो गया। अब कितना हो गया 60g हो गया, क्लियर, तो 60 हो जाएगा। अब ये 60g बन गया, बट एक्सेलरेशन में थोड़ा सा चेंज किया गया है, रिलेटिव हो गया है। रिलेटिव कितना एक्सेलरेशन चेंज हो रहा है 5g/4 रिलेटिव टू द रोप। इसका मतलब ये है कि 5g/4 रिलेटिव किससे, रोप। ये जो एक्सेलरेशन है वो है रोप का। ओके, चलिए इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं मुझे क्या मिलेगा। तो ये देखिए अंदर जाएगा, कितना हो जाएगा 300g/4 माइनस 60 AK। इसको काट देते हैं तो देखिए 4 से 300 को काटते हैं तो ये आपका हो जाएगा कितना 75। ओके, तो t माइनस 60g ये इधर जाएगा 75g इक्वल टू माइनस 60 AK। ओके, इनको ऐड कर लिया जाए तो t माइनस से दोनों ऐड हो जाएंगे। तो देखिए 6 6 बार 13 135g इक्वल टू माइनस 60 AK, क्वेश्चन नंबर 2। अब दोनों को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। देखिए क्या मिलेगा हमें, t माइनस 100g इक्वल टू 100 AK। ओके, और t माइनस 135g इक्वल टू कितना माइनस 60 AK। चलिए सॉल्व करते हैं। तो इसको हमें t कैंसिल करते हैं, ये माइनस है प्लस और ये प्लस। ओके, t कैंसिल हो जाएगा। अब ये बचेगा कितना 35g इक्वल टू यहाँ पर ऐड हो जाएगा 160 AK। ओके, तो a इक्वल टू देखो बेटा 35 इंटू 10 अपान 160 0 0 कैंसिल, तो ये आया 35/16। a मिल गया मुझे। अब हम क्या करते हैं, टेंशन हमसे पूछा गया है कहीं पर भी रख देते हैं। तो देखिए हम यहाँ पर रखते हैं फॉर्मूले में, तो t माइनस 100g इक्वल टू कितना है 100 AK। चलिए वैल्यू रख देते हैं। देखो तो ये आपका हो जाएगा t इक्वल टू 100a प्लस 100g। ओके, देखिए 100 इंटू ए की वैल्यू बेटा कितना 35/16 प्लस ये 1000 हो जाएगा। जब इसे आप सॉल्व करोगे 16 LCM ये हो जाएगा 3500 प्लस ये आपका कितना हो जाएगा 16000। ओके, अब चलिए इनको ऐड कर लेते हैं। तो ये आपका 3500 था और ये 16000 था। ओके, 00591 तो 19500 अपान कितना 16। अब चलिए डिवाइड करते हैं और देखते हैं ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो आ जाएगा आपका 1280 न्यूटन। ओके, तो कौन सा ऑप्शन सही है, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। अ मैन इज़ रनिंग ऑन द ग्राउंड, इट इज़ known that the coefficient of friction between the man and the ground is mu, then which of the following statement is correct। देखिए पहले फिगर बना लेते हैं तो थोड़ा समझ में आ जाएगा। ये मैन यहाँ पर रनिंग कर रहा है, क्लियर। देखिए आगे की तरफ ये जा रहा है। जब रनिंग करेगा तो पैरों को किधर पुश करेगा, पीछे की ओर। जब फोर्स पीछे की ओर लगाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ जाएगा बेटा, आगे की ओर। इसका मतलब है रनिंग के समय इसके जो फ्रिक्शन होगा वो कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। वेट किधर की तरफ रहेगा, हमेशा नीचे, और नॉर्मल किधर की तरफ रहेगा, ऊपर। ओके, क्लियर है। तो अगर हमें एक्सेलरेशन मान लो सपोज फाइंड करना होता तो एफ आर इक्वल टू बेटा किसके होगा, एम ए के, और ये आपका म्यू एन इक्वल टू किसके, एम ए। नॉर्मल किसके बराबर है, एम जी के, तो ये हो गया आपका म्यू
एम जी इक्वल टू एम इंटू ए, एम से एम कैंसिल, ए इक्वल टू बेटा कितना म्यू जी। एक तो ये सही होगा, और अगर नॉर्मल को देखा जाए तो नॉर्मल किसके बराबर होगा, एम जी के। अब ऑप्शन चेक करते हैं और देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में क्या बताया गया, नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द मैन एंड ग्राउंड इज इक्वल टू वेट, मतलब करेक्ट है। नॉर्मल फोर्स जो हमारा है एन इक्वल टू किसके, एम जी के। ओके, और भी ऑप्शन चेक करते हैं। द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन मैन इज इन द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन ऑन द मैन, गलत है। फ्रिक्शन फोर्स जो आगे ऊपर की तरफ नहीं है, आगे की तरफ होगा, मतलब दूसरा ऑप्शन गड़बड़। तीसरा चेक करते हैं, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन ऑन मैन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन, नहीं, गलत जवाब। जिधर बॉडी मूव कर रही है उधर की तरफ होगा, पीछे की तरफ नहीं होता, मतलब सी भी गड़बड़ है। मैक्सिमम एक्सीलरेशन ऑफ अ मैन कैन बी 2 म्यू जी, नहीं, एक्सीलरेशन भी हमने फाइंड किया। ए बराबर किसके बेटा आएगा, म्यू जी के, इसका मतलब है बी भी गलत है, सी भी गलत है, डी भी। तो करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, द रेडियो एक्टिव डीके ऑफ यूरेनियम इंटू थोरियम इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन यूरेनियम 92 to 38 गिव्स आउट थोरियम 90 to 34 प्लस एक्स। ओके, एक्स आपको बताना क्या है। देखिए क्वेश्चन देख लो, बहुत आसान है यार, ये क्वेश्चन कुछ है ही नहीं। यहाँ पर 92 दिया है, यहाँ पर 90 दिया हुआ है, ये दिया है 238, और यहाँ पर आपको दिया 234 प्लस कह रहे हैं एक्स क्या होगा। चलो चेक करते हैं। देखिए 92 यहाँ 90 मतलब यहाँ 2 होगा, और ऊपर कितना होगा 4, तो साफ साफ दिख रहा है ये क्या हो सकता है, ये है बेटा अल्फा पार्टिकल। क्योंकि जो मास नंबर 4 एटॉमिक नंबर 2 हो तो वो क्या, इलेक्ट्रॉन तो नहीं हो सकता, प्रोटॉन भी नहीं हो सकता, वो है क्या, अल्फा पार्टिकल है। इसलिए ऑप्शन कौन सा होगा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, अ न्यूक्लियस विद मास नंबर 220 initially at rest emits an alpha particle if the Q value of the reaction is 5.5 mega electron volt, then calculate the kinetic energy of the alpha particle. Okay, kinetic energy of the alpha particle in term of Q value, ये फॉर्मूला अच्छे से बेटा याद कर लीजिए। ये आपका एटॉमिक मास -4 अपान A इंटू Q, ये आपके पास एक ट्रिक का फॉर्मूला है जिसको आप यूज़ करिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में पूछा भी जा सकता है, इसलिए अच्छे से रिवाइज कर लेना। मास नंबर बेटा कितना दिया है, 220 -4 220 और इंटू 5.5। ओके, तो ये बनेगा 216 इंटू 5.5 डिवाइडेड बाई 220। अब देखिए ऑप्शन क्या है आपके पास, 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.4, इसे सॉल्व करेंगे तो आपका बनेगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आप क्या करिएगा, इसको इसे इंटू करके 220 से डिवाइड करना, आपको आंसर मिल जाएगा 5.4 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इसलिए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा बेटा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए, अ पेंडुलम विद द टाइम पीरियड ऑफ 1 सेकेंड इज लूजिंग एनर्जी ड्यू टू डैम्पिंग एट अ सर्टेन टाइम, इट्स एनर्जी इज 45 जूल। इफ आफ्टर कंप्लीटिंग 15 ऑसिलेशन its energy has becomes 15 joule, then the damping constant will be। ओके, देखिए एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है डैम्पिंग के केस में, ई नॉट ई की पावर -2 लेमडा टी। ओके, अब देखिए यहाँ पर क्या ये इनिशियल एनर्जी है बेटा, आपको कितनी दे रखी है 15, जब लूज़ करती है तो वो आपकी नई जो एनर्जी बनती वो, ये ई की पावर -2 लेमडा, यहाँ पर डैम्पिंग कांस्टेंट है, टी है नंबर ऑफ ऑसिलेशन, कितना ऑसिलेशन है ये आपका 15 दिया हुआ। अब देखिए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ये जब सॉल्व होगा तो 15/45 इक्वल टू -30 लेमडा। ओके, इसको काट देंगे, कितना हो जाएगा 3। अब अगर हम इसको माइनस से प्लस में बदलना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं, ये आपका बन गया। अब देखिए ई हटाएंगे तो इधर लॉग लग जाएगा, ये 3 इक्वल टू 30 लेमडा के। ओके, अब देखो यहाँ पर लेमडा इक्वल टू क्या निकला, 1/30 ln log इंटू 3 के। तो देखिए चेक करिए, ये है डैम्पिंग कांस्टेंट, कौन सा ऑप्शन मिल रहा, सी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, अ यूनिफॉर्म स्प्रिंग हैज़ अ अनस्ट्रेच्ड लेंथ L एंड अ फोर्स कांस्टेंट K। द स्प्रिंग इज कट इनटू 2 पार्ट ऑफ अनस्ट्रेच्ड लेंथ L1 एंड L2 सच दैट L1 इक्वल टू ईटा L2 व्हेन ईटा इज एन इंटीजर नंबर। ओके, ईटा का यहाँ कोई मतलब नहीं, ये नंबर्स है, इसको n भी लिख सकते थे, ईटा भी लिख सकते थे। द क्रॉसपॉन्डिंग फोर्स कांस्टेंट आर K1 एंड K2। ओके, अब देखिए यहाँ पर रिलेशन जो होता है K के साथ होगा वो KL इक्वल टू बेटा क्या होता है, कांस्टेंट के
के। ओके, यहाँ से मैं लिख सकता हूँ K1L1 इक्वल टू K2L2। देखिए K1 इंटू L1 की वैल्यू बेटा कितनी दी हुई है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, ईटा L2, और ये आपका हो गया K2L2। तो देखिए L2 फिनिश ईटा K1 इक्वल टू कितना दिया, K2 के। देखिए पहला ऑप्शन आपको मिल गया। अब क्या किया गया, दोनों टुकड़ों को क्या किया गया, सीरीज़ में ऐड कर दिया गया। तो अब सीरीज़ में जब ऐड कर देंगे और फिर से स्ट्रेच अगर करना हो तो आपको मालूम है ये आपका K1 और ये क्या है, K2। इसके लिए चलिए सॉल्व करते हैं, नेट निकालते हैं। तो 1/K मतलब K इक्वल टू 1/K1 प्लस 1/K2। ओके, देखिए K2 की वैल्यू रख दिया जाए तो 1/K1 प्लस 1/ ईटा K1 के। तो देखिए एलसीएम हमारा ईटा K1, ये ईटा और प्लस 1/K हमें निकालना है K1। तो K1 इक्वल टू देखिए क्या बनेगा बेटा, ईटा प्लस 1 इंटू K ईटा के। ये एक वैल्यू मिल गई। अब दूसरी वैल्यू यहाँ पर रख दिया जाए तो देखिए K2 इक्वल टू साफ साफ दिख रहा ईटा, और K इंटू आपके पास है ईटा प्लस 1 इंटू K ईटा के। ईटा कैंसिल, तो K2 इक्वल टू आएगा ईटा प्लस 1 इंटू K। ठीक है, देखिए सेकेंड ऑप्शन ये भी हो गया। चलिए ऑप्शन चेक करते हैं और देखते हैं क्या मिलता है। तो देखिए सभी ऑप्शन में आपके पास डी ऑप्शन आपको मिल रहा है। K1 की वैल्यू बेटा कितनी है, एन ईटा प्लस 1 K बाई ईटा, और K2 की वैल्यू कितनी है, ईटा प्लस 1 इंटू K। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है, डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, द डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ एन इलेक्ट्रॉन एक्सीलरेटर थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज। ओके, डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फार्मूला फॉर इलेक्ट्रॉन होता है बेटा 12.27 अपान अंडर रूट वी एंगस्टान। ओके, तो 12.27 अपान अंडर रूट, पोटेंशियल बेटा कितना दे रखा, 100 दे रखा है। तो अब देखिए कितना होगा, 12.27 अपान इसका रूट करेंगे 10, सॉल्व करेंगे 1.227 एंगस्टान। चलिए ऑप्शन चेक करिए। फर्स्ट ऑप्शन में 12.27 दिया है, सेकेंड ऑप्शन में 1.227 एंगस्टान, इसका मतलब ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए क्या दिया गया है, अ मेटल वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A एंड यंग मॉडुलस Y इज स्ट्रेच्ड बाय अ वेरिएबल फोर्स F such that F is always slightly greater than the elastic force of resistance in the wire. If the elongation of the wire is small l, then the incorrect option is. Okay. देखिए इनकरेक्ट ऑप्शन हमें बताना है, सारे के सारे एनर्जी के फॉर्मूले दे रखे हैं। तो इलास्टिक एनर्जी का पहले फॉर्मूला देख लो। इलास्टिक एनर्जी फॉर्मूला होता है बेटा 1/2 इंटू वाई ए बाई एल डेल्टा एल का होल ऑफ स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए वैल्यू रख देते हैं, वाई हो गया यंग मॉडुलस, ए उसका एरिया, और 2 इंटू लेंथ इंटू एलांगेशन आपको कितना दिया, स्मॉल एल दिया, तो इसलिए ये हो जाएगा एल स्क्वायर। इसे अच्छे से लिख लीजिए, तो वाई ए एल स्क्वायर अपान 2 इंटू एल के। अब देखिए यहाँ पर कौन सा इनकरेक्ट, देखिए कि बी में वहाँ दिखाया गया है वाई ए एल स्क्वायर अपान एल, जबकि होना कितना चाहिए 2l, इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन कौन सा है बेटा, बी है इनकरेक्ट ऑप्शन। ओके, इसलिए ऑप्शन कौन सा टिक करिए, बी। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, 2 वायर ऑफ द सेम मटेरियल एंड लेंथ बट हैविंग द डायमीटर in the ratio 1:2 are stretched by a force of equal magnitude. Okay, the ratio of potential energy stored per unit volume for the 2 wire then stretch will be. Okay, देखिए पोटेंशियल एनर्जी का पहले फॉर्मूला हम दोबारा लिख दे रहे हैं, 1/2 इंटू फॉर्मूला बेटा होता है स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन इंटू वॉल्यूम। ओके, अगर हमें पर यूनिट वॉल्यूम एनर्जी बनाना है तो वॉल्यूम को इधर भेज देते हैं। देखिए आराम से, इसी चीज़ को स्मॉल यू कहते हैं। तो 1/2 इंटू बनेगा स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन। ओके, अब हमें क्या करना है, यंग मॉडुलस के फॉर्म में जाना है। तो देखिए यंग मॉडुलस का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, स्ट्रेस अपान बेटा क्या होता है, स्ट्रेन। ओके, तो चलिए वैल्यू रखते हैं 1/2 इंटू स्ट्रेस इंटू, अब यहाँ पर स्ट्रेन की वैल्यू रखोगे तो देखो क्या बनेगा, स्ट्रेस अपान वाई। ओके, तो फॉर्मूला बन गया कि स्ट्रेस का होल ऑफ स्क्वायर अपान 2y, ये स्मॉल यू बन गया।
y तो कांस्टेंट है, फोर्स भी कांस्टेंट है। इसका मतलब है कि पहले हम एक रिलेशन तैयार कर लेते हैं कि जो हमारी एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम है किस पर डिपेंड करेगी, वास्तव में स्ट्रेस पर डिपेंड करेगी। और स्ट्रेस में किस चीज़ पर डिपेंड करेगी, क्योंकि आप जानते हो स्ट्रेस का फॉर्मूला F/A होता है, क्लियर। जिसमें F भी कांस्टेंट है, एरिया पे जाना पड़ेगा और एरिया का मतलब यहाँ पर किससे है, πr²। ओके, तो फॉर्मूला हम तैयार कर लेते हैं 1/r⁴ पर। देखिए मस्त फॉर्मूला तैयार हो चुका है रेडियस के फॉर्म में। तो अब हमारे पास देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा कि u1/u2 इक्वल टू r2/r1 का पावर 4। ठीक है, रेशियो हमें डायमीटर का दिया हुआ है, डायमीटर से रेडियस बन जाएगी, तो सीधे सीधे वैल्यू नोट कर लेते हैं। तो 2/1 का पावर 4। अब 2 को 4 टाइम्स इंटू करेंगे तो देखो 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16, मतलब 16/1। तो u1 रेशियो u2 इक्वल टू 16/1। कौन सा ऑप्शन है, फर्स्ट, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, करते हैं क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए, देयर आर टू प्लेन मिरर प्लेस्ड एट सम एंगल थीटा विद ईच अदर। A ray incident on the first mirror travel parallel to the second mirror after the reflection and it travel parallel to the first mirror after 2 successive reflection. Find angle theta between the mirror. Okay, देखिए क्या है स्टोरी, सुनो, बहुत आसान क्वेश्चन है। दो मिरर पहले कहा गया है कि थीटा पे रख दीजिए। चलिए ठीक है, ओके, रख देंगे, रख दिया, ठीक है। उनके बीच में एंगल बेटा कितना बताया गया, थीटा। अब वो क्या कह रहे हैं कि जब रे आके पड़ रही है, मान लो इसे हम फर्स्ट मिरर कह देते हैं और इसको मान लेते हैं सेकंड मिरर कहते हैं। तो इन्होंने कहा जब रे फर्स्ट मिरर पे आके पड़ रही तो वो सेकंड के पैरेलल आ रही है, मतलब इस तरीके से। देखिए बहुत आसान। इसका मतलब एक चीज़ तो क्लियर हो गया कि ये अगर थीटा है तो ये भी हमारा क्या होगा, थीटा। शायद हम सबको पता है कि अगर इस तरीके से एंगल थीटा हो तो यहाँ पर भी एंगल कितना होगा, थीटा ही होगा, क्लियर, ओके। अब उसके बाद रिफ्लेक्शन होगा, रे आके यहाँ पड़ेगी, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पर जब रे पड़ेगी तो नॉर्मल हम बना सकते हैं मस्त, और नॉर्मल तो आपको मालूम है 90 पे ही रहेगा। तो बेटा ये कितना होगा, ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी कितना होगा 90 माइनस थीटा। ओके, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड एंगल हमेशा सेम, तो फिर ये एंगल बेटा कितना होगा, थीटा के होगा, क्लियर। अब सेकेंड पार्ट में वो कह रहे हैं कि जब रिफ्लेक्शन दोबारा हुआ है सेकेंड पे तो फर्स्ट के पैरेलल गई हैं, तो ये देखिए फर्स्ट के पैरेलल मूव की। इसका मतलब अगर ये थीटा है बेटा तो ये भी क्या होगा, थीटा ही होगा। तो अगर हम यहाँ पर जाएं तो ये एंगल कितना होगा 90 माइनस थीटा, तो ये भी एंगल कितना होगा बेटा 90 माइनस थीटा। तो अंदर एंगल कितना बना, थीटा के। देखिए हो गया। अब यही थीटा हमको फाइंड करना। देखो तीनों एंगलों का अगर सम देखा जाए तो किसके बराबर होगा, 180। तो देखिए 3 थीटा इक्वल टू बेटा कितना होगा 180, तो थीटा इक्वल टू कितना 60 डिग्री। ओके, देखिए कितना मस्त आंसर आ गया। तो कौन सा ऑप्शन होगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए क्या दिया है। A biconvex lens of focal length 40 cm is placed in front of an object at a distance 20 cm. Now a slab or refractive index 4/3 is placed somewhere in between the lens and object. Okay, the shift in the image form after the introduction of slab equal to. ओके, चलिए देखिए क्या क्या गिवन है, पहले देख लेते हैं। फोकल लेंथ बेटा हमें कितनी दे रखी है 40 सेंटीमीटर, ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमें कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। सबसे पहले हम इमेज की डिस्टेंस फाइंड कर लेते हैं। लेंस फार्मूला हर बच्चे को मालूम है, 1/v इक्वल टू 1/u इक्वल टू 1/f। 1/v माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये 20 दिया है, ये 40 दिया गया है। 1/v इक्वल टू 1/40 माइनस 1/20। इसे सॉल्व करेंगे 40 एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस 2, तो ये बनेगा 1/v इक्वल टू माइनस 1/40। तो v इक्वल टू बेटा माइनस 40 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमने डिस्टेंस तो निकाल लिया, अब हम शिफ्टिंग निकालने जा रहे हैं। देखिए shift in image of object due to slab। ओके, तो देखिए शिफ्टिंग का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं कि क्या होता है शिफ्टिंग का, T1 माइनस 1/μ, क्लियर। T देखो थिकनेस कितनी दी है बेटा 2 मिलीमीटर। ओके, 2 1 माइनस 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बेटा कितना है 4/3। ओके,
2 1 माइनस है 3 ऊपर चला जाएंगे 3/4, तो आपको 2 इंटू और ये देखिए 4 कितना आएगा 1/4, ये हो गया 1/2 इक्वल टू 0.5 mm। ये आपको शिफ्टिंग किसकी मिल गई, ऑब्जेक्ट की। अब देखिए बेटा आपको एक फॉर्मूला याद करना पड़ेगा, क्योंकि जब लाइट आपने पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा कि dv/du इक्वल टू किसके, v/u का होल ऑफ स्क्वायर। ओके, तो ये शिफ्टिंग है, डिस्प्लेसमेंट जिनको हम कहते हैं। तो ये देखिए हमारा मिल गया कि v/u इंटू इसका होल ऑफ स्क्वायर इंटू डी के। ओके, चलिए ये हमें दिया -40, ये आपको -20 का होल ऑफ स्क्वायर इंटू 0.5 के। ठीक है, तो ये कट जाएगा, ये कट गया, ये कट गया, आपका 2 बचा, कितना हो गया 4 इंटू 0.5 2.0.1 के बाद लग जाएगा mm। तो आपका आंसर देखिए मस्त निकल आया। शिफ्टिंग कितनी हो गई इमेज की, 2.0 mm के। तो कौन सा ऑप्शन आपको मिलेगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 33। क्वेश्चन नंबर 33 देखिए, A uniform solid sphere of mass m radius r moving with velocity v0 is rolling without slipping on a frictionless surface. It collides elastically with a frictionless vertical wall. Ratio of the magnitude of the angular momentum of the sphere before and after the collision about the बॉटम मोस्ट पॉइंट इज़। ओके, अब देखिए हमको दो एंगुलर मोमेंटम निकालने हैं, एक तो बिफोर और एक आफ्टर। ओके, देखिए सबसे पहले बिफोर की बात करते हैं। एंगुलर मोमेंटम हमारे पास एक तो लीनियर वेलोसिटी की वजह से बनेगा mvr, और एक आपके पास ओमेगा की वजह से होगा। इससे नेट जो मोमेंटम तैयार होगा mvr प्लस आई ओमेगा। ओके, देखिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। mvr प्लस आई का मतलब है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। तो देखिए आपको मालूम है 2/5 mr² इंटू ओमेगा के। अब देखिए रेडियस को कैपिटल से दिखाया गया है, तो चलिए कैपिटल से दिखा देते हैं, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। क्लियर, और स्पीड को किससे दिखाया गया, v0 से। चलिए v0 बना देते हैं। अब देखिए ओमेगा का फॉर्मूला आप जानते हैं, v इक्वल टू क्या होता है बेटा, r ओमेगा। तो यहाँ से ओमेगा जब निकालेंगे तो v बाई क्या होगा, r, क्योंकि कैपिटल r आप बार बार यूज़ करना है यहाँ पर। चलिए वैल्यू रखते हैं। देखिए mv0 r प्लस 2/5 mr² इंटू v/r, ये r कैंसिल हो जाएगा। सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, mv0 r प्लस 2mvr अपॉन 5। देखिए तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, ये 5 और ये हो जाएगा 7 mv0 इंटू आर के। ओके, ठीक है। अब आफ्टर निकाल लेते हैं। अब देखिए आफ्टर के केस में देखिए mvr आपके पास था, लेकिन जब उधर से लौट, क्योंकि जब कोलाइड करेगा तो वापस लौट के आएगा, तो जो ये मोमेंटम होगा वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगा। मतलब ये देखिए बहुत आसान, तो ये बना mv0 r माइनस 2/5 mv0 इंटू आर के। तो चलिए इसको सॉल्व करोगे तो बेटा देखिए क्या एलसीएम कितना होगा, 5, ये हो गया 3 mv0 इंटू आर के। अब हम रेशियो निकाल सकते हैं कि L बिफोर अपॉन L आफ्टर क्या होगा। देखिएगा ये है 7/5 mv0 इंटू आर के, ये है 3/5 mv0 इंटू आर के। ये कैंसिल हो जाएगा 7/3। ओके, देखते हैं ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में 3/5, सेकेंड ऑप्शन में 5/3, थर्ड ऑप्शन में 3/7 और फोर्थ ऑप्शन में 7/3। इसका मतलब ऑप्शन कौन सा करेक्ट है, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या दिया गया है। एज शोन इन द फिगर व्हील ए ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर इज कवर्ड बाय अ बेल्ट B2 व्हील C ऑफ रेडियस 25 सेंटीमीटर। द एंगुलर स्पीड ऑफ व्हील A is increased from rest at a constant rate of 1.6 radian per second square, time after which wheel C reach a rotational speed of 100 revolution per minute, assuming the belt does not slip is nearly। ओके, चलिए देखिए क्या क्या गिवन है। पहले वैल्यू बना लिया जाए, तो एक फिगर बना लेते हैं, उससे समझ में भी आ जाएगा। ये इस तरीके से दो व्हील दे रखे हैं, इसके ऊपर बेल्ट है। ये व्हील A है, ये व्हील C है, ये बेल्ट V। रेडियस ऑफ ए आपको बेटा दिया गया है कितना, 10 सेंटीमीटर। रेडियस ऑफ सी आपको कितना दिया गया है, 25 सेंटीमीटर। ओके, अल्फ़ा ए आपको मालूम है 1.6 रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। अल्फ़ा
सी आपको फाइंड करना होगा। देखिए इस बेल्ट के लिए जो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा वो चाहे ए पर हो चाहे सी पर हो, दोनों के लिए क्या रहेगा, सेम। मतलब 80 अगर हम देखें तो आर अल्फ़ा फॉर्मूला होता है, ये दोनों केस के लिए सेम रहेगा, मतलब ए या सी। ओके चलिए वैल्यू रख देते हैं यहाँ से। तो अल्फ़ा सी हमें निकल के आ जाएगा आर ए अल्फ़ा ए अपान कितना बेटा, आर सी। वैल्यू रखते हैं, आर ए कितना दिया गया है 10 इंटू 1.6 अपान 25, तो ये बनेगा 16 अपान 25। ओके देखिए ओमेगा इक्वल टू क्या होगा, अल्फ़ा टी के, क्यों, क्योंकि रेस्ट से स्टार्ट हुआ है तो ओमेगा नॉट की वैल्यू बेटा क्या होगी, 0, और ये ओमेगा किसके बराबर है 2 पाई एन इक्वल टू अल्फ़ा टी। ओके ये किसके लिए हम बात कर रहे हैं, सी की बात कर रहे हैं। तो देखिए क्या टाइम हमारा मिलेगा 2 पाई एन अपान अल्फ़ा सी। ओके चलिए वैल्यू रखते हैं, अल्फ़ा सी हमने निकाला 16 अपान बेटा कितना 25, 2 पाई इंटू नंबर ऑफ टन्स, देखिए कितने दे रखे हैं 100 दिए पर मिनट, तो अपान कितना कर लेंगे 60। चलिए सॉल्व करते हैं, आगे देखिए t इक्वल टू 2 इंटू 3.14। ओके पाई की वैल्यू क्लियर, ये आपका कितना हो गया 100। अब आप आइए देखिए 60 इंटू 16 और इंटू ये कितना हो जाएगा 25। ओके अब इसे सॉल्व करते हैं, सॉल्व करने पर मुझे मिलेगा कितना, ये मिलेगा आपका 16.35 सेकेंड। ठीक है तो अब देखिए ऑप्शन कौन से होंगे, तो 4 सेकेंड, 8 सेकेंड, 12 सेकेंड, 16 सेकेंड, तो कौन सा ऑप्शन है, तो आप 16 सेकेंड के साथ जाइए और ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, इफ़ इन अ पीएन जंक्शन डायोड अ स्क्वायर इनपुट सिग्नल ऑफ 10 वोल्ट इज अप्लाइड एज शोन, देन द आउटपुट सिग्नल अक्रॉस लोड रेजिस्टेंस विल बी। ओके देखिए पहले फिगर बना देते हैं तब बात करते हैं कि क्या पूछा गया है। देखिए ये आपको दे रखा है पीएन जंक्शन, ओके और यहाँ पर लगा दिया गया है लोड रेजिस्टेंस इस तरीके से। ठीक है तो ये आपका है लोड रेजिस्टेंस, ये आपका आउटपुट हो गया, ये आपका इनपुट हो गया। क्लियर, यहाँ पर उन्होंने पोटेंशियल लगाया है, देखिए कैसा पोटेंशियल, स्क्वायर पोटेंशियल है। देखिए यहाँ पर +5 वोल्ट, ये आपको कितना दे रखा है, हाँ +5 वोल्ट, और ये आपको दे रखा है -5 वोल्ट। देखिए अब ये क्या होगा कि जब ये इस वोल्टेज को इसमें लगाएंगे इनपुट में, तो जो फर्स्ट हाफ साइकिल होगा इसमें ये +V5 मिलेगा इसको, और इसे -5 मिलेगा, मतलब ये किस में चला जाएगा, ये फॉरवर्ड वाइजिंग में जाएगा। जब फॉरवर्ड वाइजिंग में जाएगा तो हमें आउटपुट में हाफ पोटेंशियल मिल जाएगा। ओके लेकिन जब इसे हम नेगेटिव वोल्टेज देंगे और इसे पॉजिटिव वोल्टेज देंगे तो ये किस में चला जाएगा, रिवर्स में। इसका मतलब अगला पोटेंशियल हमें कैसा मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर, तो देखिए ऑप्शन अब चेक कर लेते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। तो बहुत आसान है क्वेश्चन, फर्स्ट ऑप्शन देखिए करेक्ट आंसर होगा, मतलब ए इज़ द करेक्ट आंसर। ओके वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नीट में सीधे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए अच्छे से इसे रिवाइज करिएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, इन द फॉलोइंग कॉमन एमीटर सर्किट इफ बीटा इक्वल टू 100, वी सी ई इक्वल टू 7 वोल्ट, आर सी इक्वल टू 2 किलो ओम एंड वी बी इज़ नेग्लेजिबल, देन आई बी इज़। ओके देखिए क्या क्या गिवन है हमें क्वेश्चन में। एक तो मुझे बीटा मालूम है बेटा, कितना दिया है 100, हमें आउटपुट वोल्टेज दे दिया गया है कितना 7 वोल्ट, लोड रेजिस्टेंस से हम आरसी से डिनोट करते हैं, वो दिया है 2 किलो मतलब 10 की पावर 3 ओम के। हमें फाइंड करना है आईबी। ओके चलिए आईबी कैसे मिलेगा पहले देखते हैं। बीटा का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, IC अपान बीटा क्या होता है, IB। अगर मुझे IB चाहिए तो IB इक्वल टू मेरा बनेगा क्या, IC अपान बीटा के। ओके इसका मतलब है कि बीटा तो हमें मालूम है कितना दिया गया है 100, अब IC हमें ढूंढना है। तो IC कैसे मिलेगा, तो आउटपुट में चलते हैं, VCE इक्वल टू फॉर्मूला आपको मालूम होगा, VCC माइनस IC इंटू RL के। ओके तो VCE हमको कितना दिया है 7 दे रखा है। VCC डायग्राम में चले देखिए, C और E के क्रॉस हमें पोटेंशियल कितना दिया 15, तो ये हमारा VCC हुआ 15 माइनस IC हमें फाइंड करना ही है, और RL मतलब लोड जिसको हमने RC नाम दिया है 2 इंटू 10 की पावर 3। ओके इसको इधर भेज दिया जाए, IC इंटू 2 इंटू 10 की पावर 3, और ये 15 माइनस 7। ओके तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ से IC हम निकाल सकते हैं अपान 2 इंटू 10 की पावर 3, ये हो जाएगा 4 मिली एम्पियर।
ओके। अब चलिए वैल्यू यहाँ रख दिया जाए तो ये हो गया 4, ये बनेगा 0.04 मिली एम्पियर। अब चेक करते हैं कौन सा ऑप्शन होगा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया गया है 0.01 मिली एम्पियर, सेकेंड ऑप्शन में दिया गया 0.04 मिली एम्पियर, थर्ड ऑप्शन में दिया गया 0.02 और फोर्थ में दिया गया 0.03। तो शायद आप समझ गए हैं कौन सा ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन होगा, तो वो आपका ऑप्शन है बी इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, टू आइडेंटिकल कंटेनर कंटेन इक्वल अमाउंट ऑफ द सेम आइडियल गैस एट टेम्परेचर T0 एंड प्रेशर P0. Now the two containers are connected through a tube having negligible volume, and one container is heated to T0 while the other is kept at T0. The final common pressure will be okay. चलिए देखिए क्या क्या गिवन है। दो कंटेनर बना लेते हैं, एक कंटेनर दूसरा कंटेनर। देखिए इसमें जो प्रेशर दिया है P0, इसमें भी प्रेशर है P0, इसका जो वॉल्यूम V, इसका भी वॉल्यूम V, और इसका टेम्परेचर T0 दिया है और इसका भी टेम्परेचर बेटा T0। ओके। अब इन्होंने कहा कि दोनों कंटेनर को एक पतली सी ट्यूब से इसको क्या कर दो, कनेक्ट कर दो। अब कनेक्ट करते समय इन्होंने एक बात रखा कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं किया, लेकिन जो टेम्परेचर है अगर एक का 2T है तो दूसरे का T, तो आपको कॉमन प्रेशर फाइंड करना है क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट यूज़ करें, क्योंकि जैसे मान लेते हैं यहाँ मोल N1 है, यहाँ पर N2 है, तो जो यहाँ के टोटल मोल होंगे वही यहाँ पर टोटल मोल होंगे। तो वो मोल क्या बनेंगे ज़रा देखिए, अगर टोटल मोल की बात की जाए तो वो बनेगा N1 प्लस N2। ओके। तो इधर के मोल उधर के मोल आपस में क्या होंगे, बराबर। तो चलिए निकालते हैं फिर। तो देखिए N1 प्लस N2 इक्वल टू N1 डैश प्लस N2 डैश। मोल का फॉर्मूला सिंपल सा PV अपान RT। ओके। तो देखिए क्या हो गया, P0 V अपान R T0 प्लस PV अपान RT, नॉट नॉट लगा देते हैं। अब आते हैं यहाँ पर, तो ये आपका हो गया PV अपान R इंटू 2T0 और प्लस PV अपान R इंटू T0। ओके। चलिए इसको ऐड कर लेते हैं, कितना बन जाएगा बेटा, 2P0V अपान ये बनेगा आपका R T0। ओके। इधर देखिए एलसीएम कितना हो जाएगा, 2R T0, तो ये आपका बन गया PV प्लस 2PV। ओके। तो चलिए अब आपका ये जो ऐड होगा तो कितना बन जाएगा, 3PV अपान 2R T0 के। चलिए काट देते हैं। देखिए P0 से P0 नहीं कटेगा, V से V कट जाएगा, RT से RT कट जाएगा। तो देखिए हमारा क्या बचेगा, तो P इक्वल टू, ओके, इससे इंटू हो जाएगा 4P0 अपान 3। तो देखिए कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, तो आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, B इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, द यूनिट ऑफ एनर्जी इफ फंडामेंटल यूनिट आर टेकन एज फोर्स, एक्सेलरेशन एंड टाइम T। क्वेश्चन में कहा गया कि एनर्जी की यूनिट बताइए जब फोर्स, एक्सेलरेशन A और टाइम T को आप फंडामेंटल यूनिट मान के चलें। तो चलिए सॉल्व करते हैं। एनर्जी की हमें यूनिट निकालनी है, तो एनर्जी को हम वर्क डन से फाइंड करते हैं, तो फोर्स इंटू बेटा डिस्प्लेसमेंट। ओके। फोर्स को तो F लिखेंगे, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो AT स्क्वायर के बराबर होता है। तो चलिए वैल्यू रखते हैं, तो ये डायमेंशन के फॉर्म में जाएंगे, ये F हो गया। एक्सेलरेशन को A से, टाइम को T से स्क्वायर लगा लेंगे। देखिए हो गया सॉल्व, बहुत ईजी क्वेश्चन है। कौन सा ऑप्शन होगा, A इज़ द करेक्ट आंसर। ओके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 40, इफ़ अ प्लेनेट वाज सडनली स्टॉप इन इट ऑर्बिट सपोज टू बी सर्कुलर, फाइंड हाउ मच टाइम विल इट टेक इन फॉलिंग ऑन टू द सन। ओके। क्वेश्चन में बताया गया कि कोई प्लेनेट है जो अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा था सर्कुलर पाथ पे, अचानक वो रुक जाता है और फिर सन की ओर गिरता है। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहला काम हम ला यूज़ करेंगे, कैपिटल थर्ड ला, और पहले फॉर्मूला मेंटेन कर लेते हैं, T1 अपान T2 का पावर 2 और इक्वल टू R1 अपान R2 के पावर 3। मान लिया पहले टाइम T था, अब T2 हमें फाइंड करना है। क्लियर। ओके।
जब सर्कुलर पाथ पे वो रिवॉल्व कर रहा था तो उसकी रेडियस कितनी थी, r थी। लेकिन जब स्टॉप होकर गिरना शुरू होगा तो उस प्लेनेट की जो ऑर्बिट अब होगी वो इलिप्टिकल ऑर्बिट होगी। इलिप्टिकल ऑर्बिट के केस में हमेशा जो डिस्टेंस ली जाती है वो सेमी एक्सिस के बराबर ली जाती है। इसका मतलब हुआ सेमी एक्सिस की अगर बात करें तो वो किसके पास होगा, r/2, मतलब रेडियस का हाफ हो जाएगा। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। r से r कैंसिल हो जाएगा, t/t2 का होल 2 और ये 2 ऊपर चले जाएंगे तो ये 2/1 का पावर 3। ओके, चलिए सॉल्व करते हैं। तो t/t2 पावर 2 इक्वल टू, देखिए ये कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 8k। ओके, अब हम t/t2 निकाल सकते हैं, ये आपका बन जाएगा √8 और t2 इक्वल टू मिलेगा t/√8k। क्लियर। अब देखिए हमें करना क्या, अब सेकेंड पॉइंट क्या है। अब देखिए जो हमने निकाला है वो क्या है, टोटल टाइम है। ये जो हमने निकाला है बेटा ये है टोटल टाइम। अब जब वो स्टॉप होकर गिरने लगेगा तो उस समय जो टाइम लगता है तो टोटल टाइम का हाफ लगता है। इसका मतलब इस केस में जो फॉर्मूला होगा वो t2/2 लगेगा। क्लियर। तो चलिए अब सॉल्व कर लेते हैं। तो t इक्वल टू क्या बनेगा, t2 t/√8 × 2। ओके, तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2 × 2√2। ओके, ये बन गया हमारा t/4√2। अगर √2 ऊपर भेजना है तो ये मस्त बन जाएगा t√2 और /8k। अब देखिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब देखिए ऑप्शन फर्स्ट, √2/8 टाइम्स द पीरियड ऑफ द प्लेनेट रिवॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑप्शन इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि यही ऑप्शन है जो √2/8 टाइम्स टोटल टाइम का है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए क्या दिया गया है। लाइट फ्रॉम द सोडियम लैम्प इज मेड टू पास थ्रू टू पोलराइड प्लेस्ड वन आफ्टर द अदर इन पाथ ऑफ लाइट, टेकिंग द इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट लाइट एज 100%। द इंटेंसिटी ऑफ द आउटकमिंग लाइट कैन बी वेरिड इन द रेंज। ओके, देखिए क्या क्वेश्चन में है। सबसे पहले आपको इंटेंसिटी दे रखी है, कितनी इंटेंसिटी दे रखी है, 100% दे रखी है। फिर पहले पोलराइड से पास होता है तो वो आपको मालूम है कि पहले की इंटेंसिटी का क्या हो जाता है, हाफ हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ 50% हो जाएगा। अब क्या है, सेकेंड पोलराइड पे वो लाइट पास होगी तो नेक्स्ट जब लाइट पे हम जाएंगे तो उसके लिए हमें माइनस लॉ यूज़ करना पड़ेगा। तो I1 cos स्क्वायर थीटा। ओके, वैल्यू रख देते हैं 50 cos स्क्वायर थीटा के। अब देखिए ये फॉर्मूला हमें मिल गया। ये जो इंटेंसिटी है डिपेंड किस पर करेगी, एंगल पर डिपेंड करेगी। और एंगल आपके पास दो एंगल, एक 90 डिग्री से हम कहाँ तक जाते हैं, 0 डिग्री तक। अगर हम 90 डिग्री में रखते हैं तो जो आपको आई मिलेगा वो 0 मिलेगा, और अगर 0 डिग्री रखते हैं तो आपको आई कितना मिलेगा, 50। मतलब इस केस में जो आपको आई मिल रही वो 0% और इस केस में जो मिलेगी वो कितना मिलेगी, 50%। तो जो आपकी रेंज होगी इंटेंसिटी की वो 0 से कितनी हो जाएगी, 50%। तो इसलिए कौन सा ऑप्शन बनता है, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए क्या दिया गया है। अ पॉइंट सोर्स इमिट साउंड इक्वली इन ऑल डायरेक्शन इन अ नॉन एब्जॉर्बिंग मीडियम। टू पॉइंट P एंड Q आर एट अ डिस्टेंस ऑफ 2 मीटर एंड 3 मीटर रिस्पेक्टिवली फ्रॉम द सोर्स। द रेशियो ऑफ द इंटेंसिटी ऑफ द वेव एट पॉइंट P एंड Q इज। ओके, इंटेंसिटी का फॉर्मूला पहले देख लीजिए, पावर अपॉन एरिया। ओके, पावर तो कांस्टेंट है, एरिया क्या होगा, 4πr²। तो I का सीधा रिलेशन हमारा बनेगा r² पर। इसका मतलब है इंटेंसिटी I1/I2 अगर हमें फाइंड करना है तो R2/R1 का होल ऑफ स्क्वायर। R2 देखिए बेटा कितना दिया गया, 3, और R1 कितना दिया गया है, 2। स्क्वायर करेंगे तो 9/4, इसलिए आंसर होगा 9/4। देखिए कौन सा ऑप्शन है, A इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, करते हैं क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए बेटा, अ पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड विद अ स्पीड ऑफ 16 मीटर पर सेकेंड। आफ्टर सम टाइम व्हेन इट अगेन passes थ्रू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन इट्स स्पीड इज फाउंड टू बी 8 मीटर पर सेकेंड। इट इज़ फाउंड दैट द वर्क डन बाय air resistance is the same during the upward and downward motion, the maximum height attained by the particle। ओके, देखिए एनर्जी थ्योरम यहाँ पर हम लगा देंगे तो ½ mv² इक्वल टू mgh प्लस w। w मतलब एयर रेजिस्टेंस। ओके,
अब देखिए कितना हमें स्पीड पहले दे रखी है, 16 दे रखी है, और mgh मान लो हाइट h तक गया, ये w हमने बना लिया। उसके बाद देखिए जब पहले गई तो उसकी स्पीड में कोई चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब है वर्क डन हमारा नेगेटिव नहीं होगा, पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन जब वो डाउनवर्ड हो रहा था तो उस समय उसकी जो स्पीड है 16 ना होकर कितनी हो गई, 8 हो गई। इसका मतलब अब वर्क डन जो होगा वो निगेटिव हो जाएगा। तो देखिए 8 का होल ऑफ स्क्वायर और ये आपका आ गया mg माइनस w। अब हम इसे सॉल्व कर सकते हैं। इक्वेशन फर्स्ट है, इक्वेशन सेकेंड, ये कैंसिल हो जाएगा। 1/2m कॉमन, 256 माइनस ये 64, ये प्लस हो जाएगा बेटा क्योंकि ऐड हो जाएगा, और ये बनेगा 2mgh। ओके, m से m कैंसिल, इनको ऐड करेंगे तो बनेगा 320 इक्वल टू ये हो गया 4g इंटू h इक्वल टू 320/4g। अब इसे सॉल्व कर सकते हैं, 320/40 0, और ये आपका कट जाएगा 8 बराबर कितना, 8 मीटर। अब इस प्रकार से एनटीए अभ्यास टेस्ट पेपर 37 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पेपर के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।